ठीक है। आज जो है हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फीचर्स इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज के कौन कौन से हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज प्रोवाइड करती हैं। आज जो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं वो है क्या। तो ये तो हम लोग डिटेल सारी जो समझ चुके हैं, वो कॉमन चीज है सभी में। और यहाँ पर जो फीचर्स हैं इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज के, वो क्या है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या है? बेसिकली इट इज अ स्टोर हाउस। स्टोर हाउस है, एक डेटाबेस है जहां पर हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का जो रिसर्च आउटपुट है उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो वो है, इन एन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कंसिस्ट ऑफ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड कलेक्शंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि किसी ऑर्गेनाइज सिर्फ कलेक्शन करना ही नहीं है, ठीक है, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी करना है डिजिटल फॉर्मेट में। collection of digital content generated by faculty, staff and students at an institution। किसी इंस्टीट्यूशन में मौजूद फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट के द्वारा जनरेट किए गए डिजिटल कंटेंट को ऑर्गेनाइज्ड एवं मैनेज्ड कलेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल आउटपुट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। किसी इंस्टीट्यूशन का ये कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल आउटपुट होता है और दैट कैन बी प्रिजर्व्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। इसको प्रिजर्व करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। ठीक है। इट स्टोर्स अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मोस्टली इन फुल टेक्स्ट एंड सम केसेस ओनली द मेटाडेटा और सरोगेट्स। ज्यादातर जो है इसमें डिजिटल जो भी आपकी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज होती हैं उनको उसमें ज्यादातर जो है वो फुल टेक्स्ट ही रखा जाता है ज्यादातर में। लेकिन अगर कभी कभी कुछ ऐसी रिपोजिटरी होती हैं जो कि किसी अन्य रिपोजिटरी से भी मेटाडेटा हार्वेस्ट करके रखती हैं, जहां पर कि सिर्फ मेटाडेटा हो सकता है और फुल टेक्स्ट जो है वो ओरिजिनल कंटेंट पे हो सकता है। ठीक है। इसको हम लोग आगे भी समझेंगे जब फेडरेटेड सर्च समझेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह होता है। बट अभी मान के चलिए कि सभी में ऑलमोस्ट फुल टेक्स्ट जो होता है। तो क्या क्या रखते हैं इसमें? आर्टिकल्स रखते हैं, लेक्चर वीडियोस रखते हैं, थीसिस एंड डिसर्टेशंस रखते हैं, क्वेश्चन पेपर्स रखते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स रखते हैं। और जो आपका प्री प्रिंट्स होते हैं, प्री प्रिंट्स पोस्ट प्रिंट्स होते हैं ना। जो प्री प्रिंट्स का मतलब है कि जब आपका पेपर छपने जा रहा है तो छपने से पहले जब हमने उसको मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्री प्रिंट। और पोस्ट प्रिंट का मतलब होता है कि जब पेपर छप चुका होता है और तो उसका जो फाइनल वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रिंट, जिसको हम एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। इसी तरह टेक्निकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंस के पेपर्स हो सकते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए बीबीओ ने कोई कॉन्फ्रेंस कराया तो उसके पेपर को हम डिजिटाइज करके रख सकते हैं। डेटा सेट्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, कोई रिसर्च में जनरेट हुआ है, वो डेटा हम लोगों को उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हम या उसको स्टोर करके प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो डेटा सेट्स भी हो सकते हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल, जियोस्पेशियल, साइंटिफिक। तो ये सारे होता है। सिमिलर functions are performed by digital libraries that are collection of digital material of an institute or belonging to a particular सब्जेक्ट। इसी तरह से कुछ मिलता जुलता टर्म है जिसको हम डिजिटल लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। बट डिजिटल लाइब्रेरीज में ज्यादातर क्या होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक नहीं होता है, वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर होता है या कोई थीम के ऊपर बेस्ड होती है। उसमें भी हम डिजिटल कलेक्शंस बनाते हैं और डिजिटल मटेरियल को स्टोर करते हैं। फीचर्स, अगर हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के फीचर्स अगर देखें तो क्या क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के फीचर्स हैं कि जैसे सर्चिंग एंड ब्राउजिंग दोनों सपोर्टेड होते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा था ज्यादातर में सर्चिंग एंड ब्राउजिंग दोनों सपोर्टेड था। ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस हैं उसमें हम आपने देखा होगा कि जो ब्राउजिंग जो है नहीं सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है ब्राउजिंग का। पहले आप सर्च करिए फिर ब्राउज करिए। तो लेकिन अभी जैसे हमने बेस सर्च देखा था तो उसमें ब्राउजिंग का भी सपोर्ट था। तो ज्यादातर जो है वो सर्च के बाद ब्राउजिंग सपोर्ट देते हैं। और जो कुछ हैं जो ब्राउज भी करने को, जैसे कलेक्शन अगर आपकी छोटी है तो ब्राउजिंग भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बड़ी कलेक्शन है या फिर आपने ऐसे कलेक्शन को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किया है, क्लासीफाई नहीं किया है, तो आप उसमें ब्राउजिंग नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है कि सर्च करके फिर बाद में फिल्टरिंग के थ्रू, फिल्टर्स के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं ब्राउजिंग के फीचर्स। तो ज्यादातर जो है इसमें कम्युनिटीज, सब कम्युनिटीज या कलेक्शंस, ये तीन या नहीं, कम्युनिटीज, सब कम्युनिटीज एंड कलेक्शंस, ये तीन स्टेप में हम बनाते हैं। कम्युनिटीज जो होती हैं सबसे टॉप लेवल की होती है, उसके अंदर सब कम्युनिटीज होती हैं और सब कम्युनिटी के अंदर कलेक्शन होते हैं। मतलब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हम डॉक्यूमेंट को अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे तो मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड कलेक्शन ऑफ। तो जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि
सबसे ब्रॉड में एक कम्युनिटी बना लेते हैं। कम्युनिटी को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बड़ा रूम है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक कम्युनिटी है। उसके अंदर सब कम्युनिटीज को हम बोल सकते हैं, जैसे उस रूम में कई अलमीरा रखे हुए हैं, तो वो सब कम्युनिटीज हो गई। और कलेक्शन का मतलब है कि उस अलमीरा के अंदर वो शेल्फ जिसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको यहाँ पर डिजिटली कलेक्शंस बोल सकते हैं। तो जो आइटम्स हैं वो हमेशा कलेक्शन में ही अपलोड होते हैं। आइटम को हम कम्युनिटी में नहीं अपलोड कर सकते। मतलब जैसे अगर आपके पास कोई बुक है तो आप कमरे में डायरेक्ट नहीं रख सकते, आपको उसके लिए एक अलमारी ढूंढनी पड़ेगी, उस अलमारी में एक पर्टिकुलर शेल्फ पे ही रख सकते हैं। उसी तरह से सर्चिंग की जब बात करें तो कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग ज्यादातर रहती है। कलेक्शन स्पेसिफिक या कम्युनिटी स्पेसिफिक सर्चिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कई सारी कलेक्शंस हैं या कई सारी कम्युनिटीज हैं, तो हम किसी एक कम्युनिटी में सर्च करना चाहें तो उसमें भी हम इस तरह के भी सर्चिंग कर सकते हैं, कि किसी एक कम्युनिटी में ही सर्चिंग करना है। इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं, जैसे अलर्ट्स फॉर न्यू आइटम, अगर कोई नया आइटम ऐड होता है कलेक्शन में तो हमको एक अलर्ट मिल जाता है, या जो यूजर्स हैं वो अपने उनको एक अलर्ट मिल जाता है। ऐसे ही स्पेस फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स, ज्यादातर जो है ये प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो एक रजिस्टर्ड यूजर्स रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी देते हैं, जहाँ पे यूजर रजिस्टर कर सकता है, वहां से वो अपलोड कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स को, वहां से वो देख सकता है कि कोई काम उसके पास बचा तो नहीं है करने के लिए, कोई टास्क तो नहीं है उसके पास, क्योंकि कई सारे रोल इसमें प्ले करने होते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग एडिटर्स हैं वो अपने लॉगिन से लॉगिन करके देख सकते हैं, मेटाडेटा एडिटर्स होते हैं, और एडिटर होते हैं, और ऑथर्स होते हैं, तो उनके अपने अपने रोल होते हैं। यूजर सिंपल यूजर भी होता है और गेस्ट यूजर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो जो रिपोजिटरी है किस तरह से उसे डिजाइन किया गया है कि उसको कैसे अवेलेबल है। बट एक बात समझने वाली ये है कि सभी यूजर्स के लिए एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है जहां पर वो उनका लॉगिन करके अपना देख सकते हैं। उनका एक लॉगिन, जैसे आपको कोहा में एक स्पेस मिल जाता है, या आपने कई जगह पे देखा होगा कि आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपके कौन सी बुक इशू है, कौन सी बुक आपकी पेंडिंग है, या कब रिन्यू कराना है, ये सब देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो डेमो देखेंगे वो दो तीन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज का डेमो देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे IIM अहमदाबाद की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का डेमो, और दूसरा देखेंगे IISc का, और तीसरा जो हम देखेंगे वो गोखले इंस्टीट्यूट का हम डेमो देखेंगे। तो हम चलते हैं, अ, मैं आपको शेयर करता हूँ। शेयर। तो अभी जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो IIM अहमदाबाद की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, और आप यहाँ पर देखिए कि इन्होंने किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो ये होम पेज है इसका, जो कि vslir.iima.ac.in:8080/xmlui यहाँ पर ही अवेलेबल है। फर्स्ट पेज पे इन्होंने देखिए ब्राउजिंग की फैसिलिटी शुरू में ही मिल गई है। मतलब हम यहाँ से डिफरेंट कम्युनिटीज को ब्राउज कर सकते हैं, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स एक कम्युनिटी है इनकी। इसके बाद कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, फैकल्टी पब्लिकेशंस, IIM अहमदाबाद इन मीडिया, क्वेश्चन पेपर्स हैं, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, थीसिस एंड डिसर्टेशंस हैं, वीडियो लाइब्रेरी है, और वर्किंग पेपर्स। तो आप देखिए कि इतने सारे मटेरियल जो है वो IIM के प्रोडक्शन है, वो सारे मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, उसके बगल में जो ब्रैकेट में दिया है वो देता है स्ट्रेंथ, कि कितने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में 225 कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स अवेलेबल हैं। फैकल्टी पब्लिकेशन में ब्रैकेट में लिखा है बिब्लियोग्राफिक, मतलब सिर्फ बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हो सकता है कि ये फैकल्टी के पब्लिकेशन किसी और जर्नल में हुआ है, ज्यादातर वही होता है। तो जब दूसरे जर्नल में होता है तो उसके आर्टिकल को हम नहीं पोस्ट कर सकते, क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो क्लोज्ड एक्सेस जर्नल होगा तो उसके कॉपीराइट में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम उसका सिर्फ बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ही रखते हैं, और उसका ओरिजिनल लिंक हम डाल देंगे यहाँ पे। बट इससे एक आइडिया तो हो जा रहा है कि हमारे जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है उसमें कितने पब्लिकेशंस हो चुके हैं। इसके बाद मीडिया में अगर कुछ है तो वो अभी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे थीसिस एंड डिसर्टेशन देख सकते हैं। तो किसी भी एक कम्युनिटी में अगर हम चलते हैं, तो जैसे यहाँ पर पहले हम कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में चलते हैं, तो देखिए हर एक कम्युनिटी में अभी हम ब्राउजिंग देख रहे हैं।
हर एक कम्युनिटी के अंदर हम ब्राउज कर सकते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हम ब्राउज कर सकते हैं। इसके अंदर सीधा कलेक्शंस दिखा है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने सब कम्युनिटीज नहीं बनाया, सीधा कम्युनिटी के अंदर कलेक्शन बना दिया है। वो भी हम कर सकते हैं, सब कम्युनिटीज जो है वो ऑप्शनल होता है। तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स उसके अंदर हम ब्राउज कर सकते हैं, इशू डेट से ब्राउज कर सकते हैं, ऑथर से ब्राउज कर सकते हैं, टाइटल से कर सकते हैं, सब्जेक्ट से कर सकते हैं। या हम इसी के अंदर सिर्फ इस कम्युनिटी में ही सर्चिंग करनी है हमको, जैसे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में सर्चिंग करनी है तो हम यहाँ से सर्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपीराइट ये तो खैर उनका अपना है। फिर कलेक्शंस इन दिस कम्युनिटी, अब इसके अंदर कौन कौन सी कलेक्शंस हैं। अब जैसे यहाँ पर हर कलेक्शन के में कितने डॉक्यूमेंट हैं वो हम देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे थर्ड बाइएनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट 2013, इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उसके 124 डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनके पास अवेलेबल है। और तो इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अब ये हम जो देख रहे हैं वो इस कलेक्शन का होम पेज देख रहे हैं, कलेक्शन का होम पेज। या ऊपर से भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पहले हम कम्युनिटी में थे, फिर कलेक्शन में गए, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, और उस कलेक्शन के अंदर जो है अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं ये इसके थर्ड बाइनल ये कलेक्शन है। ठीक है सर, तो देखिए सर्च विद इन दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन के अंदर। तो ये कम्युनिटी थी, ये अब हमारा कलेक्शन है, और कलेक्शन के अंदर अब हम सर्च कर सकते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दिया है कि कब क्या हुआ था, और उसके बाद इसमें जितने भी सबमिशंस हैं वो सारे सबमिशंस इन्होंने दे दिए हैं इसमें कि जैसे अब अगर मान लीजिए हम किसी एक पे टिक करते हैं तो क्लिक करते हैं तो अब हम उस क्या देख रहे हैं, उसका आइटम डिस्प्ले, उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले। इस एक का टाइटल क्या है, इसका एब्स्ट्रैक्ट हमको पूरा मिल जाएगा यहाँ से। इस फाइल को हम यहाँ से व्यू ओपन पे क्लिक करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल देखिए 476.7 KB लिखा हुआ है ना, ये फाइल डाउनलोडेबल, इसका ओरिजिनल फाइल है ये। और उसके बाद डेट का क्या है, ऑथर कौन है इसके, और यहाँ पे हम इसका URL देख सकते हैं कि इसका URL क्या है, साथ में हम ये किस कलेक्शन से बिलोंग करता है ये देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर शो फुल आइटम रिकॉर्ड पे क्लिक करके हम इसका पूरा मेटाडेटा देख सकते हैं कि ऑथर क्या है, 3 ऑथर्स हैं, एक्सेशन कब हुआ, अवेलेबल कब हुआ, कॉपीराइट क्या है, डेट क्या है, इशू कब हुआ, इसकी साइटेशन क्या है, अगर ISBN नंबर क्या है, और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, किस लैंग्वेज में है, पब्लिशर कौन है इसका, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देखिए सब्जेक्ट वर्क टू फैमिली एनरिचमेंट, फैमिली टू वर्क एनरिचमेंट, साइकोलॉजिकल कैपिटल, ये इसके 3 सब्जेक्ट हेडिंग्स इन्होंने दी हैं। फिर टाइटल क्या है, और आर्टिकल किस टाइप का है, ये आर्टिकल है ये। इसके अलावा फिर यहाँ से हम इसको व्यू ओपन करके क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने पे ये डाउनलोड हो जाएगा हमारी मशीन के ऊपर PDF है। तो ये ओपनली एक्सेसिबल है, और यहाँ से हम पूरे जो इसके देख सकते हैं IIM के सारे पब्लिकेशंस को हम देख सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको दिखाया किस तरह से हम ब्राउज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हमको देखना है कि अब मैं एक आपको फैकल्टी पब्लिकेशंस का दिखाता हूँ। तो फैकल्टी पब्लिकेशंस में देखिए इन्होंने एक कलेक्शन कम्युनिटी बनाई है, उसके अंदर कितने कलेक्शन बनाए, मोनोग्राफ, बुक्स, केसेस, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बुक चैप्टर, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जर्नल मैगजीन आर्टिकल्स। तो मोनोग्राफ्स में कितने मोनोग्राफ्स हैं, कितने जर्नल, अगर हम चलते हैं जर्नल एंड मैगजीन आर्टिकल, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें रिसेंट सबमिशंस हम देख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट वाले पे हम क्लिक करें तो देख सकते हैं कि कुछ में देखेंगे आप, अगर इन्होंने ताला बना रखा है तो हो सकता है कि ये जो है इसलिए इसलिए यहाँ पे ताला बना है कि ये सिर्फ उनके यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, क्लोज्ड है, ये एक्सेस में है। क्योंकि हो सकता है ये पब्लिशर कॉपी हो और उसमें ये लिखा हो कि आप शेयर नहीं कर सकते इसको ऑनलाइन, तो इसीलिए इन्होंने इसको ऑनलाइन शेयर नहीं किया है, और इसको हम सिर्फ बिbliographic इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, और इसकी फुल अदर डिटेल्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है जहाँ पे हम ब्राउजिंग कर सकते हैं, दूसरा हम सर्चिंग भी कर सकते हैं। अगर हम इसके मेन पेज पे जाएं तो यहाँ पर एक सर्च का बटन दिया हुआ है, जहाँ पर हम किसी भी टॉपिक पे सर्च करना चाहें तो हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे हमने सर्च किया तो यहाँ पर हमको चॉइस देता है कि आप यहाँ पे एडवांस सर्च का ऑप्शन खुल जाता है, वी शो एडवांस फिल्टर्स। तो आप यहाँ पे इक्वल्स, ID, नॉट कंटेन्स, ये कौन सा ऑपरेटर है, कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब है कि ये एंड ऑपरेटर है, इक्वल्स का मतलब है कि इज इक्वल टू एग्जैक्ट वही होना चाहिए,
आईडी, अगर हमको आईडी कुछ पता है तो उस आईडी से सर्च करना चाहते हैं। नॉट कंटेन्स मतलब नॉट ऑपरेटर, नॉट इक्वल्स टू मतलब नॉट एंड नॉट आईडी, तो हम ये सारे यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ऑथर में सर्च करना है तो ऑथर में कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट में करना है सब्जेक्ट में डेट इशू कर सकते हैं या हैज फाइल, ये इन्होंने इसके फिल्टर्स बनाए हुए हैं जिससे हम सर्चिंग कर सकते हैं। अगर एक रो कम पड़ रही है तो हम और रो ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अदर फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो अभी जो सर्च हुआ है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शब्द से हुआ है, तो हमारे पास 256 आर्टिकल्स जो है वो रिट्रीव हुए हैं। और अगर हम इसको फ्रेज सर्चिंग करें, एग्जैक्ट इक्वल टू कर दें, तो फिर देखते हैं कितने रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमारे पास 145 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही रिजल्ट वही दिख रहे हैं हमको जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एग्जैक्ट यही टर्म जो है वो यूज किया है एज ए कीवर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कह नहीं हमको सिर्फ फैकल्टी में चेक करना है तो हम यहाँ से सिर्फ एक कलेक्शन वाइज सर्च कर सकते हैं। आप 90 ही रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। या हम कहें कि बुक्स के अंदर हम देखना चाहते हैं कि एचआरएम पे कितनी बुक्स लिखी हैं, तो 11 है। तो यहाँ से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो है कितने जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ पर हैं, ये हम सारी चीज़ें यहाँ से सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने बहुत सारी कलेक्शन बना रखी हैं। एचआरएम चूंकि एक कोर्स होगा वहाँ पे, तो उसका क्वेश्चन पेपर भी फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन पेपर्स जो है वो क्लोज्ड है, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। आपको वहाँ पे मेंबर बनना पड़ेगा या रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने आप को चेक करना होगा कि वेदर रजिस्टर कर सकते हैं कि नहीं। फिर उसके अलावा जैसे ब्राउज हम कर सकते हैं पूरे के पूरे ऑल को या किसी कलेक्शन को। जैसे हम ये देखें कम्युनिटीज एंड कलेक्शंस को ब्राउज करना चाहें तो कर सकते हैं, या इशू डेट करना चाहें, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि पिछले 2020 में अब तक कितने डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट 2020 में ऐड हुए हैं। ठीक है, या इसके अलावा हम ऑथर्स वाइज जानते हैं, किसी प्रोफेसर को जानते हैं, हम देखना चाहते हैं कि भाई इन्होंने इनके एक पब्लिकेशन कितने हैं हम देखना चाहते हैं, तो हमने उस पर क्लिक किया तो हम उनके पब्लिकेशन उनके देख सकते हैं कितने आउटपुट हैं जो कहाँ पर हैं। या हम टाइटल, हमको टाइटल पता है, टाइटल वाइज ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो हम ए बी सी डी पे क्लिक करके ए वाले सारे दिख जाएंगे, बी वाले ऐसे सारे दिख जाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हम देते हैं उन सब्जेक्ट वाइज भी ब्राउजिंग हम कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल। अब अगर एच एच से हम जानते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है तो हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट है, उसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट हैं, 2 डॉक्यूमेंट हैं जिसमें हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट पे क्लिक किया हुआ है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि रजिस्टर कर सकते हैं अगर इन्होंने परमिशन दी होगी तो, और उसके बाद लॉगिन करके हम अपने स्पेस पे चेक कर सकते हैं। तो जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमको अपलोड के फीचर आ जाता है, अगर हमको परमिशन मिलेगी तो हम अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फैकल्टी हूँ यहाँ का, तो इसमें क्या होता है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज में ज्यादातर क्या होता है कि फैकल्टी खुद अपने पब्लिकेशंस को अपलोड कर सकता है। वहाँ पर उनको एक वो मिलता है कि आप अपने पब्लिकेशंस को अपलोड कर दीजिए, कर सकते हैं, उनको ऑथरशिप पूरे राइट्स मिल जाते हैं। तो फैकल्टी खुद चाहे तो वहाँ से अपने पब्लिकेशंस को अपलोड कर सकता है, या कोई डिपार्टमेंट अपने लेवल पे चाहे तो अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स होते हैं, इसीलिए साइन इन की जरूरत पड़ती है। तो एक बार लॉग इन कर लिया तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, हालांकि ये पूरा का पूरा एक अलग सेटअप है, बट कुल मिला के जो रिट्रीवल के फीचर्स हैं वो यही है। ठीक है, तो अगर हम एक और ऑपरेटर यूज करके देखें, जैसे कि मान लीजिए हम एक मैनेजमेंट से सर्च करते हैं अगर, तो हमने जब मैनेजमेंट से सर्च किया तो कितने रिकॉर्ड आई हमारे पास 7842। अब हमने कहा ओ आर, और हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन, हमने कहा गो, तो अब कितने रिकॉर्ड आ गए 7985 रिकॉर्ड्स। तो बढ़ गए कि घट गए?
7,842 था पहले, और जब हमने रन किया और लगा के तो 7,985 हो गया। इसका मतलब जो रिकॉर्ड है वो बढ़ गए और ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसी में एंड लगा के देखें, एंड ऑपरेटर लगा के देखें, तो देखेंगे कि बहुत कम रिजल्ट हो जाएंगे, 173 रिजल्ट्स, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ये दोनों शब्द आ रहे हो वही दिखेगा हमको, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि हमने कहा। तो जो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है एंड ऑपरेटर वगैरह लगे हुए हैं, और हमने अभी आपको वो भी दिखा दिया था। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें कहूँ कि मैनेज के बाद एक स्टार लगा दूं और फिर सर्च करूं, तो क्या हुआ, मैनेजेरियल भी अब आ रहा है, देखिए मैनेजेरियल भी आ रहा है, और 23 पब्लिकेशंस हो गए हमारे पास, मैनेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। और अगर हम मैनेजेरियल एंड डिड यू मीन मैनेज एंड एडमिन, तो इसमें 30 पब्लिकेशंस हो गए। तो 30 ठीक ठाक है, ऐसे ही हम सर्च कर सकते हैं, मतलब वाइल्ड कार्ड्स आर आल्सो वर्किंग। ठीक है, वाइल्ड कार्ड भी काम कर रहे हैं, देखिए एडमिन भी हमने सर्च किया, एडमिनिस्ट्रेटिव भी सर्च होके आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सारे जो आपने सर्च टेक्निक सीखे हैं वो सारे सर्च टेक्निक इसमें लगभग अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक और हम लोग ट्राई करते हैं, वेदर इट विल वर्क और नॉट, देखते हैं। मैनेजमेंट नियर, क्योंकि ये बैकग्राउंड में जो है ये सोलर सर्च इंजन यूज कर रहा है, और लूसिन लूसिन शायद कर रहा है, लूसिन सर्च इंजन बैकग्राउंड में यूज करता है। तो ये इसलिए ये हो सकता है कि सारे फीचर्स बाय डिफॉल्ट लूसिन सर्च इंजन में एप्लीकेबल है, नियर इट्स नॉट वर्किंग। और अगर हम कहें कि एंड, तो 32 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें लाइब्रेरी एंड मैनेजमेंट दोनों है। और अगर हम ये कहें कि नॉट डिजिटल, हमको डिजिटल शब्द नहीं चाहिए, जैसे देखिए यहाँ डिजिटल आ रहा है ना, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। 32 से कुछ कम हो जाएगा, 26 हो गए। तो ऐसे सारे शब्द जिसमें डिजिटल है वो वाले हट गए, सिर्फ वही दिख रहे हैं हमको जो कि जिसमें लाइब्रेरी और मैनेजमेंट दोनों है। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो ये ऑटोमेटिकली जो है प्लूरल को भी सर्च कर रहा है, देखिए हमने लाइब्रेरी से सर्च किया बट लाइब्रेरी से ऑटोमेटिकली सर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेरिएंट फॉर्म्स जो हैं, प्लूरल्स जो हैं, वो ऑटोमेटिकली जो स्टेमिंग है या जो प्लूरल है जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एक और हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी देखते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जो है वो, ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज जो है वो हमारी ये जो है ई प्रिंट्स है एट आईआईएससी बैंगलोर का नाम सुना होगा आपने, ये उनकी रिपोजिटरी है, बट ये थोड़े अलग सॉफ्टवेयर पे बनी है, इसलिए जो है हम इसको अलग एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको देख रहे हैं। तो ये भी देखिए इनके पास लगभग कितने पब्लिकेशन है, 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं अभी अवेलेबल इनके पास। ठीक है, और इसमें आप रिसेंट सबमिशंस को फ्री, ये भी फर्स्ट पेज पे दिखा दे रहा है, वो भी फर्स्ट पेज पे दिखा दे रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो है हम सिंपल और एडवांस सर्च, पहले सिंपल सर्च करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे डेटाबेस पे सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अभी देखिए डेटाबेस पे हमने यहाँ पे सर्च किया तो इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ रिफाइन कर सकते हैं और 1 2 3 4 और ऑर्डर कर सकते हैं रिजल्ट्स। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने सर्चिंग करके देखिए फिल्टर्स मैं बताना भूल गया था, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं आप। जो सॉर्टिंग है कि आप रिजल्ट्स पर पेज कितने चाहते हैं, और जो है कि रेलेवेंस वाइज बाय डिफॉल्ट अरेंज रहेगा, टाइटल वाइज चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन वाइज या डेट वाइज चाहते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग, इशू डेट असेंडिंग डिसेंडिंग, किस ऑर्डर में चाहते हैं तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ABCD से हो गया ये अरेंज।
टाइटल वाइज। अगर हम रिलेवेंस में था तो वो रिलेवेंस उसकी एल्गोरिदम बैकग्राउंड में यूज कर रहा था, उसके वाइज सॉर्टिंग हो रही। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, सॉर्टिंग हम कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जो बाय डिफॉल्ट है, इन्होंने ऑर्डर रिजल्ट्स को बाय ईयर लिखा है, मोस्ट रिसेंट को पहले रखा है, इसमें रिलेवेंस रैंकिंग एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो हम रिकॉर्ड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एसकी साइटेशन में, बुकटेक में, जैसे आपका पास अगर जोटेरो है तो आप उसमें जोटेरो में रेफरेंस मैनेजर में अपलोड कर सकते हैं, आरडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट में ये सपोर्ट कर रहे हैं जिस फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन 1364 रिजल्ट्स को। ठीक है, या आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये सब्सक्रिप्शन उसमें भी था, वहां पर भी आप देखेंगे तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे सेट अलर्ट्स, अगर लॉगिन होते तो यहाँ पर एक बटन दिखता आपको, अगर हम लॉगिन करके रखते तो यहाँ बटन दिखता सब्सक्राइब टू दिस। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई नया आइटम इसमें ऐड होता है मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी नॉट डिजिटल में, जैसे अभी 26 है, तो अगर एक और मटेरियल ऐड होता 27, तो आपको एक ईमेल आ जाता है कि एक नया मटेरियल ऐड हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर भी RSS टू सब्सक्रिप्शन है, RSS से सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, एटम फीड से सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। फिर हर एक रिकॉर्ड नंबर्ड है, उसके बाद ऑथर वाइज लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है उसका टाइटल है जो कि क्लिकेबल है, और कहाँ छपा है, और वॉल्यूम नंबर क्या है, और एक छोटा सा प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं, थंबनेल्स भी व्यूएबल हैं इसमें। ठीक है, तो हमने क्लिक किया है किसी एक पे, तो अब ये जो हम देख रहे हैं ये इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज देख रहे हैं। रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज में देखिए फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन है, फिर साथ साथ उसके जो डिफरेंट फाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद ऑफिशियल यूआरएल है जो कि ऑफिशियली जहाँ पे पब्लिश हुआ है उसका डीओआई भी दे रखा है, एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है, आइटम टाइप दे रखा है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन बिलोंग टू नेचर रिसर्च, और इसके बाद डिवीजन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, ये कहाँ पे कैसे स्टोर किया है, ये जो इनका किस तरह से कलेक्शन बना के स्टोर किया है वहाँ पर ये दिखा रहा है यहाँ पर। इसके बाद डिपॉजिटिंग यूजर किसने डिपॉजिट किया है, और डेट डिपॉजिटेड कौन सा है, लास्ट मॉडिफाइड कौन सा है, और यूआरआई कौन सा है, ये सब देख सकते हैं। और एक्शन लॉगिन रिक्वायर्ड, अगर आपको आइटम देखना है तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ जो ई प्रिंट्स जो है ये पेड है, मतलब क्योंकि ये कॉपीराइटेड मटेरियल है इसीलिए इसको लॉगिन करके सिर्फ यूजर्स के लिए ही अवेलेबल कराया गया है। ओके, सो ये हमने देख लिया था रिकॉर्ड किस तरह से हम देख सकते हैं इसमें। अब हम इसका एडवांस सर्च देख लेते हैं, और एडवांस सर्च में बहुत ही ज़्यादा वेरी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, और हम इसमें जो डॉक्यूमेंट्स ऑल ऑफ या एनी ऑफ, ऑल ऑफ का मतलब है एंड, और एनी का मतलब है और। ठीक है, तो अगर हमने एनी लिख दिया तो कोई भी टर्म मैच करता है तो रिट्रीव हो जाएगा, अगर हमने ऑल लिखा है तो दोनों टर्म मैच करना चाहिए, मतलब एंड ऑपरेटर है। ऐसे ही टाइटल में भी, क्रिएटर के नाम में, अगर बाय डिफॉल्ट फील्ड्स जो हैं वो हम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ऐसे ही डेट है, कीवर्ड्स हैं, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही आप सर्चिंग, जैसे कलेक्शन स्पेसिफिक सर्च जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, कि कलेक्शन स्पेसिफिक सर्च करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज में कर सकते हैं, या एनी ऑफ दीज में कर सकते हैं। तो जैसे हमको पता है कि भाई हम जैसे डीआरडी टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी उनकी है उसमें ही करना चाहते हैं, या हम इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी में ही करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। आइटम टाइप में है, बहुत सारे आइटम टाइप्स हैं इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, बुक है, बुक चैप्टर है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, कॉन्फ्रेंस पेपर है, पोस्टर है, डिपार्टमेंटल टेक्निकल रिपोर्ट है, जर्नल आर्टिकल है, एडिटोरियल्स हैं, पेटेंट्स हैं, प्री प्रिंट्स हैं, और जो है डेटा सेट्स हैं, एक्सपेरिमेंट है, और ये सब जो है वो डिफरेंट टाइप्स है। अगर हमको सिर्फ जैसे ऑडियो में इंटरेस्ट है तो हम सिर्फ ऑडियो सिलेक्ट करके सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिपार्टमेंट में हम अगर किसी डिपार्टमेंट का नाम स्पेसिफिक टाइप करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट में ही सर्च करना चाहते हैं, कि मतलब जैसे मुझे चेक करना है कि वेदर लाइब्रेरी का कलेक्शन है कि नहीं, तो हम सीधा यहाँ पे डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी टाइप कर देंगे, तो अगर सर्च करके आ जाएगा डिपार्टमेंट में। एडिटर्स के नाम वाइज सर्च करना चाहते हैं, या पब्लिश्ड, इन प्रेस, सबमिटेड और अनपब्लिश्ड, इन चारों में से किसी स्टेटस वाइज सर्च करना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। रेफरीड, रेफरीड का मतलब है इन्होंने कैटेगरी एक बना रखी है कि जैसे हम रेफरीड का मतलब ये होता है कि वो जो जिसका पीयर रिव्यू हुआ हो जिस मटेरियल का,
हम वही देखना चाहते हैं, या ऐसा मटेरियल देखना चाहते हैं जिसका पीयर रिव्यू मतलब अनरेफरीड भी कह सकते हैं, जिसमें कि पीयर रिव्यू ना हो। ठीक है, तो अगर पीयर रिव्यू होता है तो थोड़ी इसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। तो इसीलिए अगर हम स्पेसिफिकली उसी में देखना चाहते हैं कि वेदर रेफरीड है कि नहीं, तो हम ये यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिकेशन है और उसमें किसी एक टाइप ऑफ जर्नल या किसी एक टाइप ऑफ पब्लिकेशन में ही देखना चाहते हैं तो वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आप डेटा जो फाइल्स हैं उनके हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आप सिर्फ इमेज फाइल में इंटरेस्टेड हैं तो आप इमेज में कर सकते हैं, या आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, किसी एक तरह की फाइल में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से पीडीएफ में है या फिर प्लेन टेक्स्ट में है या वीडियो में है, वो यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और रिट्रीव रिकॉर्ड्स मस्ट, अगर एक से ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं इसमें से कई चीज़ें, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप एनी ऑफ दीज कंडीशंस को मीट करना चाहते हैं या ऑल ऑफ दीज कंडीशंस को मीट करना चाहते हैं। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे बोला वीडियो चाहिए और यहाँ पर बोला कि रेफरी चाहिए, तो क्या ये दोनों आप चाहते हैं? अगर दोनों चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक करेंगे, और अगर कोई भी एक इसमें से मिल जाए तो हम एनी ऑफ दीज पे क्लिक करेंगे। और ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट्स, किस तरह से ऑर्डर चाहते हैं जब रिजल्ट हो, हालांकि ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट हम जो मोस्ट रिसेंट से चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें एडवांस सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम टाइटल में करना चाहते हैं डेटाबेस के ऊपर, सर्च कर देते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं मिला क्योंकि हमने ऑडियो सर्च किया था। तो हम इसको रिफाइन कर सकते हैं, और रिफाइन में हम यहाँ पर वीडियो किया था हमने, अब इसको हटा देते हैं। और टाइटल में, अच्छा यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है सेंटर फॉर दिशा में, इसको हम हटा देते हैं। हालांकि इसमें तो एनी ऑफ दिस टिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जनरल आर्टिकल टिक कर देते हैं, कोई ऐड होगा नहीं डॉक्यूमेंट इसलिए भी दिखा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एडवांस सर्चिंग कर सकते हैं। देखिए क्वेरी भी दिखा रहा है, डेटाबेस एंड डिपार्टमेंट सेंटर मैचेस एनी ऑफ, अच्छा इसकी वजह से हो रहा है। ओके, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल ऑफ दिस कर देते हैं और सर्च करते हैं। अब देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो किसी एक पे भी हम क्लिक करके उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें और यहाँ से इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। उसके अलावा ब्राउज करना है तो ब्राउजिंग कर सकते हैं, ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ऑथर वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज। सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट सेंटर भी सब्जेक्ट वाइज ही इन्होंने अरेंज कर रखा है। तो देख लेते हैं एक बार सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनोमस सोसाइटी, क्योंकि आईएससी बहुत बड़ा है इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, इंफॉर्मेशन साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनसीएसआई, और उसके बाद डिवीजन ऑफ मैकेनिकल साइंस। मतलब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में के डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं, जैसे आप इंटरेस्टेड है हाई एनर्जी फिजिक्स में, देखना चाहते हैं कि हाई एनर्जी फिजिक्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो आप ब्राउज कर सकते हैं, एबीसीडी से दिया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा जो है अरेंजमेंट कर रखा है और टोटल डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। लॉगिन कर सकते हैं, सभी का अपना एक स्पेस होता है, उस स्पेस में लॉगिन करके देख सकते हैं। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करना चाहें अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग रोल्स हैं, वो रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको दिखाया था मैंने, एडिटर्स, एडिटर्स वो रोल होता है जो कि चेक करते हैं कि वेदर जो डॉक्यूमेंट है उसको हम अपने उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो वो हम कर सकते हैं, अकाउंट बनाना चाहें अकाउंट बना सकते हैं। अब ये देखना है कि ये बाहर वालों को दे रहे हैं कि नहीं। some you'll need to user no charge is made for registering with us using any of our services रजिस्टर्ड है। दिस विल अलाउ टू सेव सर्चेस, देखिए आप अपनी सर्चेस को सेव कर सकते हैं, रिसीव अलर्ट्स रिसीव कर सकते हैं एंड आइटम्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं वंस यू आर रजिस्टर्ड। तो मुझे लगता है इसमें कोई भी रजिस्टर कर सकता है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एक और रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी, ये है गोखले इंस्टीट्यूट, पुणे में है। ये एक स्पेसिफिकली जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक इंस्टीट्यूट है।
गोखले इंस्टीट्यूट, उसकी रिपोजिटरी है। तो देखिए इन्होंने दो तरीके से डिवाइड किया है, धनंजय राव गडगिल लाइब्रेरी कम्युनिटीज, और इसके अंदर 26,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। और इसमें जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखिए क्या क्या मटेरियल इन्होंने अपलोड किया है। एनुअल रिपोर्ट, सेंसर डॉक्यूमेंट, डिजिटाइज्ड बुक, बुक को भी डिजिटाइज करके इन्होंने अपलोड कर दिया है। डिजर्टेशन एंड पीएचडी थीसिस, फैकल्टी पब्लिकेशन, एक जर्नल चलाते हैं ये, उसके भी जर्नल अर्थ विज्ञान करके एक जर्नल है, उसके सारे जो आर्टिकल्स हैं वो अवेलेबल करा दिए। लेक्चर सीरीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग, फोटो गैलरी, देखिए क्या क्या आप स्टोर कर सकते हैं, वीडियो गैलरी, वर्किंग पेपर्स, वर्कशॉप, स्टडीज एंड पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंस सेमिनार कलेक्शन, गोपाल कृष्ण गोखले कलेक्शन, लाइब्रेरी साइंस कलेक्शन, शरद जोशी कलेक्शन, एसआईएस एनुअल रिपोर्ट। इनफैक्ट आप हिंदी और मराठी ये सब लिपियां भी इसमें सब पूरी सपोर्ट है, क्योंकि ये वो यूनिकोड बेस्ड होता है, इसलिए इसमें सब सपोर्टेड रहता है। तो आप देखिए वीडियो गैलरी के अंदर आप मेमोरियल लेक्चर, आर काले का मेमोरियल लेक्चर जो हुआ है उसकी आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। MP4 4.63 GB की है ये फाइल, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और मतलब पूरा का पूरी वीडियो फाइल भी आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी जो इसके जो RSS फीड की मैं बात कर रहा था वो ये है। जैसे आप इसको सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, क्लिक कर दीजिए, इसका एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसको आप किसी भी RSS फीड रीडर में कॉपी करके डाल दीजिए, तो आपको RSS फीड्स मिलते रहेंगे इससे, इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी RSS फीड्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने जिनके जो है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं और वो प्रोवाइड करता है। ये देखिए इन्होंने लाइब्रेरी साइंस की भी एक कलेक्शन बना रखी है, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग है, रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज, देख सकते हैं। देखिए बड़ौदा एंड इट्स लाइब्रेरीज 1928 की बुक है ये, देखें इसका वर्जन है क्या अवेलेबल सबके लिए, सिर्फ कंटेंट्स पेज अवेलेबल है। तो अगर आप लाइब्रेरी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग अगर हिस्ट्री के पढ़े हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि पुरानी हिस्ट्री में इंडियन लाइब्रेरीज की क्या सिचुएशन थी, कैसी थी, तो आप लोग के लिए ये डॉक्यूमेंट अच्छा हो सकता है, इंटरेस्टिंग है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है फिर बाकी जो फीचर्स हैं सब में ऑलमोस्ट एक ही हैं, एक जैसे ही फीचर्स हैं। और इसमें इन्होंने गोखले इंस्टीट्यूट वालों ने बहुत सारे अपने यहाँ के जो रेयर बुक्स हैं उनको भी वो कर रखा है, डिजिटाइज करके अवेलेबल करा रखा है।